चलो गाइस, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स के लिए। ठीक है ना। अभी जैसे आपको पता है 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स खत्म हो चुकी है। ठीक है, उसके रिवीजन भी हमने स्टार्ट किए थे। ओके, अभी मेजरली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में, सबसे बड़ी डोमेन जो मानी जाती है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या मानी जाती है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की डोमेन मानी जाती है। आपसे जो रिकॉर्डेड में है या ऑफलाइन में, एक पहले भी बता दूं मैं, ये डोमेन में अगर आप एक भी सेशन मिस करते हो तो एक्सपेक्ट मत करोगे अगला सेशन समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, बहुत सारी चीजें लिंक है। ठीक है, तो आपको ये समझेगा, अदरवाइज समझना थोड़ा मुश्किल ही है। ठीक है, तो अब इसके वेटेज के बारे में मैं पहले डोमेन का वेटेज बता रहा हूँ, फिर आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता चल जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एज ए डोमेन पूरी बात करूं, मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एज ए डोमेन, इसकी वेटेज है 53%। 1/3 वेटेज कैरी करता है ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मतलब 1/3 वेटेज का मतलब ये समझिए, 1/3 वेटेज है इसका किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मतलब अगर 45 क्वेश्चन है नीट में तो 15 क्वेश्चन इधर से ही आएंगे, और जेई में 25 क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन इधर से बनेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन ऑन एवरेज। इतनी बड़ी वेटेज ये कैरी करता है। ठीक है, सेम विद सीईटी, जो बच्चा सीईटी देगा बाद में। क्या क्या टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में? वही टॉपिक है जो बच्चे ने 8, 9, 10th में, मतलब जिसको हार्ड लगता है या उसने स्किप मारे रहते हैं। पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे आज वो रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला चैप्टर जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर यहाँ पे आएगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे 2 चैप्टर माने जाते हैं एज पर एनसीईआरटी। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड कैपेसिटेंस, चार्ज एंड कैपेसिटेंस, और दूसरा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये 2 चैप्टर वैसे बड़े एनसीईआरटी में है। तीसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बहुत टाइम लगता है हर किसी बच्चे को कंसेप्ट को डाइजेस्ट करने, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये माना जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे बड़ी डोमेन। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक है ये ऐसा बना हुआ है कि अगर ये दोनों चैप्टर जिसको समझ में आता है तभी वो तीसरा चैप्टर पकड़ पाता है। अगर उसको ये दोनों चैप्टर समझ में नहीं आए तो भूल ही जाना है फिर। उसका फोर्थ है तुम्हारा मैग्नेटिज्म। फोर्थ है तुम्हारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यहाँ पे फोर्थ डोमेन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नेटिज्म के बाद आपके पास नेक्स्ट जो डोमेन है वो है आपका EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं EMI। शॉर्ट भी से EMI। सर जी टाइम भी एक बात होती है। हाँ, टाइमर 8 बजे का टाइमर है। और लास्ट में जो आएगा, लास्ट में आएगा AC, और लास्ट में आपका रहेगा AC, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। लास्ट में आपका आएगा AC, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम शॉर्टकट में AC बोलेंगे। AC दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। यहां पे मैंने एक और टॉपिक मैग्नेटिज्म डाल दिया। चलो ठीक है, तो ये है डोमेन। ये टॉपिक्स के नाम नहीं है, ये चैप्टर्स के नाम है। ठीक है, तो ये है डोमेन जिसमें 6 चैप्टर बैठेंगे। ये 6 चैप्टर में से पहले के 3 चैप्टर जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत बड़े हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, ये तो इजीली, वैसे मैग्नेटिज्म ऐसे सेपरेट कभी सिखाते नहीं है, ये इसके साथ क्लब हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ क्लब हो जाता है, ऐसे सेपरेट कोई टॉपिक सिखाते नहीं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये टॉपिक है उतने बड़े नहीं है कि ये है इससे बड़े हो जाए। कनेक्ट क्या है? कनेक्ट समझिए, अगर किसी को करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया, ये टॉपिक अगर किसी को समझ में आया तभी वो बंदा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ पाएगा। किसी को अगर चार्ज एंड फील्ड समझ में आता है तभी वो, चार्ज एंड कैपेसिटेंस समझ में आता है तभी वो फील्ड समझ में आएगा, या जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल समझ में आया तभी वो चार्ज एंड कैपेसिटेंस समझ सकता है। जिसको ये दोनों चैप्टर का नॉलेज है
दोनों यूनिट का नॉलेज है, वही बनता मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बना सकता है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट में दोनों फील्ड साथ में आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। जिसको इन तीनों का नॉलेज है वही समझ सकता है कि ईएमआई क्यों, इंडक्शन क्यों हो रहा है। जिसको इंडक्शन का नॉलेज है वही बना पाएगा एसी। ओके, रिकॉर्डेड। तो यहां पे कोई चांस नहीं है कि कोई बंदा बीच में से आके रोबिन पांडे बन जाए, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को। कोई बीच में से आया और बोले मुझे ये चैप्टर सीखना है, ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको कनेक्ट पकड़ने पड़ेंगे टॉपिक्स के। क्या पकड़ने पड़ेंगे? कनेक्शन है टॉपिक्स में, सारे टॉपिक में कनेक्शन है, वन बाय वन। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एज वी हैव स्टार्टेड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सेशन, डोंट मिस अ सिंगल सेशन। जब भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की सेशन आएगी, मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग अ सेशन एंड यू आर कमिंग विद रिवीजन। हर किसी टॉपिक को अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट विल टेक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये तो महीने का चैप्टर है, महीने लगते हैं इस पे। 40-45 डेज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चीज होता है। इतना वेटेज है उसकी, इतना वेटेज है, उससे ज्यादा उतनी डेप्थ है टॉपिक में। ओके, तो बाद ये टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे पेशेंस बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए, प्लस आपके रिवीजन बहुत अच्छे होने चाहिए फटाफट, क्योंकि यहाँ पे का रिवीजन यहाँ पे लगेगा, इन दोनों का रिवीजन यहाँ पे लगेगा, और इधर आने तक इधर सब पे लगेगा। तो जो आपने मिस्टेक की मैकेनिक्स में कि चलो पहले चैप्टर खत्म होने दो फिर पढ़ेंगे, वैसे नहीं करने। हर दिन जितना लाइन सिखाई है, एक पेज सिखाए, एक पेज पढ़ के आओ दूसरे दिन, जिससे कि तुम्हें कनेक्ट जमे व्हाट इज द टॉपिक और उसके कनेक्शन में क्या हो रहा है। गेटिंग? सो हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला जो चैप्टर है, ठीक है। ओवरव्यू समझ में आया डायनेमिक्स की डोमेन की, और कितना वेटेज कैरी कर रहा है, 33% वेटेज कैरी कर रहा है, 1/3 वेटेज ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। गेटिंग? और अगर मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की डोमेन खत्म कर देता हूं तो ये बात समझिए कि फिजिक्स 95% खत्म हो गई, और सारे में मेजरली सब 11th में सिखा चुका, ठीक है। जिस दिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म हो गई, फिजिक्स 95% खत्म हो गया, फिर मॉडर्न फिजिक्स के 2 टॉपिक रह जाते हैं। नाम के रहते हैं, वो बहुत ईजी होते हैं, तो थियरी लेवल पे भी सिखा दिया तो भी बच्चा निकाल देगा, ठीक है। गेटिंग? तो मेजर्ड आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे फोकस रखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, अगर खींच के भी आते हैं, ठीक है, समझे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 आप बोलिए। पहला चैप्टर जो यहाँ पे बनेगा आपका वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको ये नाम तो बहुत फेमिलियर होगा, क्योंकि ये आपने यहाँ पे पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में ना, 10th में पढ़ी है ना, तो इसलिए वो टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जैसे भी आपको थोड़ा फेमिलियर रहे, थोड़ा बहुत बेसिक आपको थोड़ा आइडिया पहले से रहेंगे, तो उसको हम आगे एलिवेट कर सकते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास हमें क्या समझना क्या होता है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपको सबसे पता है ये सब, यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में बात होगा, ये सारा चीजें, ठीक है। बट थोड़ा बेसिक से चलते हैं, थोड़ा बेसिक से चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, तो बता सकते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तुम्हारा एक कॉम्बिनेशन है तुम्हारे सर्किट एलिमेंट्स के, जिसमें आएगा तुम्हारा बैटरी की, मतलब आपका आएगा की बोल सकते हैं आप ऑन एंड ऑफ के लिए, एमीटर आएगा, वोल्ट मीटर आएगा, और आपका क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। समझे मेरी बात को? गेटिंग? तो सर्किट जो है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल करंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक सर्किट। और इलेक्ट्रिक सर्किट का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। इलेक्ट्रिक सर्किट का काम क्या होता है? एनर्जी को पास करना। क्या करना है? एनर्जी को पास करना। देखो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे अब ये इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ना, तो एक जोन से एनर्जी दूसरे जोन तक आए रहेंगे ना। जैसे पुणे को जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो नागपुर से आती है, तो नागपुर से आपने इलेक्ट्रिसिटी क्या की है, ट्रांसफर की है टू पुणे। तो ये सिर्फ आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बदौलत ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ और किया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर मेनली यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट का काम क्या होता है? ट्रांसफर करना। कौन सी एनर्जी ट्रांसफर करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना, ठीक है ना। तो वही काम क्या करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट करता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो बेसिकली इफ यू सी हियर इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट तो बेसिकली ब्रॉडली ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट 2 टाइप में क्लासिफाई हुआ है। एक होते तुम्हारे टिप कंपोनेंट, एक होते तुम्हारे टिप कंपोनेंट, और दूसरे होते हैं तुम्हारे पैसिव कंपोनेंट। एक होते हैं तुम्हारे एक्टिव कंपोनेंट्स और दूसरे क्या होते हैं तुम्हारे पैसिव कंपोनेंट्स। व्हाट आर द एक्टिव कंपोनेंट्स? एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो क्या करता है, एनर्जी क्या करता है तुम्हारा प्रोड्यूस करता है,
क्या करता है, एनर्जी क्या करता है तुम्हारा प्रोड्यूस करता है, या हम आप बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है तुम्हारा सप्लाई करता है। ठीक है, तो कंपोनेंट विद सप्लाई यहाँ पे लिख सकते हैं, कंपोनेंट विद सप्लाई द एनर्जी, विद सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव कंपोनेंट। अब बताओ इलेक्ट्रिक एनर्जी किस किस कौन कौन सप्लाई कर सकता है, एक सेल है, दूसरा क्या है बैटरी, ये दो मेन है जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं तुम्हारा एनर्जी को क्या कर सकते हैं सप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे क्या आएगा, सेल एंड क्या आएगा तुम्हारा बैटरी आएगा जो एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही समझिए, पहले लिखिए बात, पहले समझिए। उसके बाद क्या है तुम्हारा पैसिव कंपोनेंट, उसके बाद क्या है पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट का काम क्या है, ये एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे। क्या करेंगे ये, तो इनका काम क्या है एनर्जी को स्टोर करके रखना, इनका काम है स्टोर द एनर्जी। ये क्या करेंगे, स्टोर द एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे। और ये एनर्जी को स्टोर किसके फॉर्म में रखेंगे, आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रखेगा। इसमें मेनली एग्जांपल क्या आता है, कैपेसिटर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर। ठीक है, कैपेसिटर, इंडक्टर और क्या है तुम्हारा रजिस्टर। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स रहेंगे। आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में नहीं पता होगा, पर रजिस्टर के बारे में तो पता होगा। इसका काम क्या है, रेगुलेट करना। इसका काम क्या है, रेगुलेट। क्या रेगुलेट करना है, करंट को। हाँ, हम उसको रेगुलेट करना, तुम बोलते अपोजिशन। क्या करना है तुम्हारा, अपोजिशन। तो वो क्या करता है, जब अपोज करता है करंट को, तो कुछ तो अमाउंट ऑफ क्या होता है तुम्हारा एनर्जी क्या हो रही थी, लॉस हो रही थी ना, हो रही थी नहीं होती है। हाँ, हमने क्या बोला था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबको याद आता रहेगा कि जब भी क्या करता है तुम्हारा रजिस्टर, जब भी रजिस्टर क्या करता है अपोज करता है करंट को। ठीक है, तो कुछ एनर्जी स्टोर होती है और कुछ एनर्जी क्या होती है हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, H=I² RT। याद आ रहा है, हाँ, तो ये फंडा था वहां पे। ओके, वैसे ही कैपेसिटर और इंडक्टर भी है। कैपेसिटर तो एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। क्या है तुम्हारा एक कैपेसिटर, अभी हम डिटेल में बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसका काम है चार्ज को स्टोर करके रखना। क्या काम है इसका, चार्ज को स्टोर करके रखना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये चार्ज को स्टोर करके रखता है। और उसके बाद क्या करता है, ये इंडक्टर का भी सेम काम है, ये एनर्जी स्टोर करके रखता है। ये एनर्जी स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एनर्जी स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसमें स्टोर करके रखता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रखता है। ठीक है, यहाँ पे इंडक्शन होता है, ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये तीनों कंपोनेंट का काम है एनर्जी स्टोर करना। क्या करना काम है, एनर्जी स्टोर करना। समझे मेरी बात को, गेटिंग। अगर आपको फील नहीं होता है तो आपने देखो पंखे में देखा होगा, ऐसा एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर रहता है, ऐसा ऐसा शेप में रहता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ऐसा देखो। हाँ, अगर इसका पंखे का ऊपर का ढक्कन निकाल दे तो दिखता हो कैपेसिटर भी, देखा है। हाँ, उस पर अटैच रहता है, वो बियरिंग पे अटैच रहता है ऐसा। क्योंकि उसमें क्या होता है मान गई, ये आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसमें क्या होता है तुम्हारा चार्ज क्या रहता है तुम्हारा स्टोर रहता है। और अगर आपने बाहर से स्विच भी कनेक्ट नहीं किया, अगर बाहर से आपने क्या नहीं करके किया, स्विच भी कनेक्ट नहीं किया, या मतलब आपका स्विच ऑन भी नहीं है, तो भी आपको शॉक लगता है सर्किट में। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास जाओ ना, तो सबसे पहले ना पूरा मान लो कि तुम्हारी टीवी खराब हो गई, तो वो टीवी को मतलब सही करने से पहले वो पूरा डिस्चार्ज करता है, उसको दो वायर लेके आता है, तो उस पर लगाता है, पूरा का पूरा चार्ज क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। क्यों, क्योंकि एक चीज याद रखना, तो आपने स्विच कनेक्ट नहीं किया है, आपने स्विच ऑन नहीं किया, तो भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक ऐसा डिवाइस है जिसको नाम क्या है, कैपेसिटर, जो चार्ज को स्टोर करके बैठा हुआ है, जो चार्ज को स्टोर करके बैठा हुआ है। और एज वो चार्ज स्टोर करके बैठा हुआ है, आपको शॉक लगाएगा। समझे, गेटिंग। तो ये चीजें कभी भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियरिटी आ गई, हैव यू गॉट इट। समझे, एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट सबको समझा। एक्टिव कंपोनेंट का काम क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करना। पैसिव कंपोनेंट का काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट का काम क्या है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, ट्रांसफर करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट का काम क्या है, ट्रांसफर द एनर्जी। ठीक है, इसका काम है ट्रांसफर द एनर्जी, ट्रांसफर द एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अनदर। ठीक है, ठीक। रजिस्टर का काम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये क्या करता है, ये अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेडी। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, समझनी है। तो आपको बेसिक समझ में आया इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट इज योर जो बेसिक पैरामीटर आप हर बार पढ़ते हो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोग क्या समझते हो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट।
बताइए। हाँ, चार्ज अपॉन टाइम और बोलिए और कुछ। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझे, ठीक है, बट बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट सिग्निफाइज, इलेक्ट्रिक करंट क्या सिग्निफाई करता है? देखो इलेक्ट्रिक करंट आपको ये बताता है करंट कैसे आता है। सबसे पहले उसका एक आप लॉजिक समझे, बिहाइंड द सीन समझे। अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर क्यों लिया? क्योंकि इसी के पास क्या होते हैं, तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के पास क्या होते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ये, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। नाउ जब तक हम क्या बोलते हैं कि यार देखो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, तुम्हारे रैंडम मोशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? तुम्हारा रैंडम मोशन दिखाते हैं, अपने हिसाब से ये मूव करते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि अभी रैंडमली जब मूव कर रहा है तब तो करंट आएगा नहीं, जब ये रैंडमली मूव कर रहा है तब तो करंट आएगा नहीं। तो करंट कब आते हैं? हाँ, तो जब वो एक साथ कब जाएंगे? नहीं, रजिस्टर नहीं लगाएंगे, बाहर से बैटरी लगाएंगे या सेल लगाएंगे, बाहर से क्या लगाएंगे? बैटरी लगाएंगे या क्या लगाएंगे? सेल लगाएंगे। मुझे एक चीज तुम बताओ, सिंपल सी बात है, कैसे फील करना है, विजुलाइज कैसे करना है। देखिए समझो, याद रखना, करंट का जो फ्लो है, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है और वाटर के फ्लो एनालॉगस होता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट है वैसे वाटर करंट होता है, याद रखना। ये एनालॉगस किसके साथ है? वाटर करंट के साथ। किसके साथ एनालॉगस है? इसका एनालॉगस है ये वाटर करंट के साथ। अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रिक करंट विजुलाइज करने में डिफिकल्टी होती है तो आप वाटर करंट विजुलाइज करो। क्या करो? तुम्हारा वाटर करंट विजुलाइज करो। देखो एक चीज समझो, अगर पानी ऐसा है, मतलब कैसे, यहाँ पे वाटर है, ये इधर से खुद जाएगा क्या? इधर से ऐसा सरफेस पे वाटर है, प्लेन सरफेस है, कोई लेवल का डिफरेंस नहीं है। जितने लेवल पे ये ए पॉइंट है उतने लेवल पे ये बी पॉइंट है, तो पानी मूव करेगा ए टू बी? करेगा। सेम लेवल पे मूव करता है क्या पानी? नहीं मूव करता है। करता है? नहीं मूव करता है। पानी कब मूव करता है? जब लेवल डिफरेंस होगा या हाइट डिफरेंस होगा, होता है ना ऐसा? यहाँ है ना? हाँ, अगर मैं ऐसा कर दूं, ये कंडक्टर को ऐसा उल्टा कर दूं, अगर दूं ऐसा उल्टा मतलब समझ रहे हो ऐसा, अब पानी आराम से ए टू बी मूव करेगा, बराबर नहीं? हाँ, क्योंकि अब क्या हो गया? लेवल डिफरेंस आ गया। अब क्या हो गया? लेवल डिफरेंस। ये हाई लेवल पे हो गया और ये क्या हो गया? तुम्हारा लो लेवल पे हो गया। समझे? अभी क्या आ गया? तुम्हारा लेवल डिफरेंस आ गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं ये चीज बता रहा हूं, अगर आपको कभी भी करंट का फ्लो अगर आपको समझ नहीं आया, आप क्या करो, तुम्हारा वाटर का फ्लो समझने की कोशिश करो, ठीक है। यू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ वाटर, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश हो रही है कि करंट का फ्लो का नहीं समझा, वाटर का फ्लो आप विजुलाइज कर सकते हो। तो वाटर का फ्लो के साथ मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अभी जैसे इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हैं हमने, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, तुम्हारे मूव कर रहे हैं रैंडमली। मूव क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं। क्यों मूव करते हैं रैंडमली? ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, ठीक है। रैंडम मोशन क्यों होगा? Why the electron are moving random motion? Because they have thermal energy. Because they have थर्मल एनर्जी की वजह से वो रैंडमली मूव कर पा रहे हैं। अगर उसके पास थर्मल एनर्जी ना हो तो कभी रैंडमली मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करते हैं, ये रैंडम मोशन के बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं, कैसे आता है, उसके बाद में इस पर डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक तो समझाया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट विजुलाइज नहीं हो तो क्या विजुलाइज करना है? वाटर करंट। बोथ आर एनालॉगस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? नाउ अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप आगे के गणित समझिए। आगे का गणित ये है कि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called as इलेक्ट्रिक करंट। इसे क्या बोलते हैं? तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अगर हम यहां पे ध्यान दें, अभी आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स होंगे करंट के। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई कैन बी रिटन एज dq बाई dt। एक ये है जो आपने बचपन में पढ़ा है, आई इज इक्वल टू क्या है? तुम्हारा q बाई टी। ये dq बाई dt क्या है? तुम्हारा
डी मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू ना, हर बार डी डी कब यूज करते हैं जब बहुत स्मॉल है। तो याद रखना ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस करंट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट रिप्रेजेंट करता है ये। और ये जो नीचे की एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज करंट। क्या रिप्रेजेंट करता है? एवरेज करंट, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस करंट, और क्यू बाई टी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तुम्हारा एवरेज करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट, आपको पता नहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने आपको सिखाई होगी, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में वेलोसिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ अब एक चीज आप समझिए, इंस्टेंटेनियस करंट ये आपको समझ में आया। इसका अगर यूनिट के बारे में बात करें तो यूनिट तो सबको नॉन है ना। करंट का यूनिट क्या है तुम्हारा? एम्पियर। एक एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? चार्ज का यूनिट क्या है तुम्हारा? कूलम। 1 कूलम पर 1 सेकेंड। तो आपने 10th में भी पढ़ा कि 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करता है? जब 1 कूलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितने पास करेगा? 1 सेकेंड में। When 1 coulomb charge passes through any of the cross section of conductor in 1 second, तो एवरेज फ्लो जो बोलते हैं हम यहाँ पे वो कितना होता है तुम्हारा? 1 एम्पियर के क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे? बराबर होगा। समझे मेरी बात को? गेटिंग? तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट के बारे में था, ठीक है। करंट जो है कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रिसाइजली बोलूंगा तो टेंसर क्वांटिटी है, प्रिसाइजली बोलूंगा तो टेंसर क्वांटिटी है, बट ये आपका क्या है? तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी। स्केलर क्वांटिटी क्यों मानी जाती है बताइए? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, पर ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, जब भी आप ध्यान रखो कि करंट कौन सी क्वांटिटी है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी। करंट आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। अब आपको करंट के बारे में समझ में आया। अब हम आप बात करेंगे बेसिक चार्ज, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? छोटे छोटे पॉइंटर इसमें आराम से छोटे छोटे पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। पहले ये बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। चार्ज के बारे में अब यहाँ पे से हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि फ्लो ऑफ चार्ज कितने नेचर हो सकते हैं? 2 नेचर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक क्या हो सकता है तुम्हारा? नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज एसोसिएट किसके साथ होता है? प्रोटॉन के साथ। नेगेटिव चार्ज किसके साथ एसोसिएट करता है? इलेक्ट्रॉन के साथ। सबको पता है, यानी तो अब यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या है तुम्हारा? चार्ज क्या है तुम्हारा? ये 2 हो सकते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक क्या हो सकता है तुम्हारा? नेगेटिव हो सकता है। एक क्या हो सकता है? नेगेटिव। पॉजिटिव आपका प्रोटॉन के साथ एसोसिएट हो सकता है और नेगेटिव आपका किसके साथ एसोसिएट होगा? इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक फंडा ये है, एक फंडा समझिए यहाँ पे। अगर मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि आपका अभी जो करंट आया था, अभी हमने जो लिखा था I इज इक्वल टू क्या लिखा था तुम्हारा? डी क्यू बाई डी टी। क्या लिखा था? I इक्वल टू क्या लिखा था तुम्हारा? डी क्यू बाई डी टी। अगर मैं इधर से चार्ज निकालूं तो डी क्यू क्या हो जाएगा? बोलो। डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा? हाँ, कैपिटल आई नहीं होगा, ये इंस्टेंटेनियस है तो स्मॉल आई होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा? आई इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? आई डी टी। तो ये एक्सप्रेशन से हमें 2 से 3 एक्सप्रेशन मिलते हैं कि अगर आपके पास करंट कांस्टेंट है थ्रू आउट। अगर पहला केस क्या है तुम्हारा? अगर चार्ज करंट वैरी नहीं कर रहा है टाइम के साथ, इफ करंट इज कांस्टेंट, मतलब उसको क्या बोलते हैं? स्टेडी करंट। कौन सा करंट बोलते हैं तुम्हारा? स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब जो करंट टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। स्टेडी करंट का मतलब वो करंट जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। उस केस में Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिंपल I इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा? डेल्टा टी। समझे मेरी बात को? डेल्टा Q इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। ये एवरेज वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एवरेज वैल्यू। अब केस नंबर 2 ये है, अगर करंट वेरी कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। करंट क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है टाइम के साथ। व्हेन करंट वेरीज विद द टाइम, करंट वेरीज विद द टाइम, मतलब ऐसा दिया है I इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ऐसा फॉर्मेट में करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो करंट वेरीज विद द टाइम, करंट वेरीज विद टाइम। जैसे ऐसा होगा उस केस में आपको ये क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा तुम्हारा? इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी टी। और ये करंट क्या जाएगा तुम्हारा? I1 से लेकर क्या जाएगा तुम्हारा? I2। और यहाँ पे चार्ज क्या होगा तुम्हारा? Q1 से लेकर क्या होगा तुम्हारा? Q2। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। तो अगर आपका करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, अगर करंट क्या कर रहा है? टाइम के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, तो उस केस में क्या है? जरूरत है यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अब एक और क्वेश्चन है जो फेमस पूछा जा रहा है, अभी शिफ्ट में भी आया था, वो अगर तुम्हारे पास क्या दिया है? एक ग्राफ दिया है, व्हेन IT ग्राफ इज गिवन टू यू। केस नंबर 3, केस 3 अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपके पास केस 3 अगर आपके पास क्या दिया? व्हेन
IT when current versus टाइम ग्राफ इज गिवन। ठीक है, एक करंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको दिया है, ओके, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है, अगर आपका ये देखेंगे ये आपका ऐसा है, ठीक है, अगर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, ओके, मान लीजिए ग्राफ कुछ तो ऐसा आ रहा है, मान लीजिए ग्राफ कुछ तो ऐसा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये ग्राफ का, ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे, ये तो मैंने आपको बनाने की दिखाया। अब हम क्या करेंगे, ये ओ ए ग्राफ है और ये बी है, ठीक है, तो एरिया, ये यहाँ पे करंट क्या है तुम्हारा वाई एक्सेस पे, टाइम अलोंग क्या है तुम्हारा एक्सेस पे, तो एरिया ऑफ IT कर्व क्या देगा तुम्हारा, चार्ज, क्या देगा तुम्हारा चार्ज, क्योंकि एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितने, टाइम, ब्रेथ क्या है करंट, I इंटू टी क्या हो जाएगा तुम्हारा Q, I इंटू टी क्या हो जाएगा Q, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है IT। तो एरिया बोलो क्या बोलेंगे यहाँ पे, एरिया अंडर, बोलो एरिया अंडर IT कर्व गिव्स चार्ज। ठीक है, ये पूछ चुका है शिफ्ट में, अभी रिसेंट की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ग्राफ दिया जाता, वहां पे सिर्फ क्या कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, मल्टीप्लाई करने आंसर निकालने। ठीक है, गेटिंग, तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें समझिए। नाउ चार्ज का आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगी, ये क्वांटाइजेशन फॉर्म में रहती है। कौन से फॉर्म में रहती है तुम्हारी यहाँ पे, क्वांटाइजेशन फॉर्म में। सबको याद है क्वांटाइजेशन फॉर्म, पता है क्वांटाइजेशन फॉर्म, चार्ज किसके फॉर्म में रहता है, क्वांटाइज फॉर्म में रहता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटाइज फॉर्म, क्वांटा का मतलब होता है पार्टिकल, अभी आप पढ़ के आ रहे हो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे से, क्वांटा का मतलब क्या होता है, पार्टिकल होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है अभी एटम में, वो है इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो सकता है तुम्हारा E, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो सकता है E। अगर आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास मान लो चार्ज क्या है तुम्हारा कैपिटल Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल Q, और n इंटू E क्या हो जाएगा तुम्हारा Ne। तो ये तो क्वांटाइज फॉर्म है, Q इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा यहाँ पे, बोलो Q इज इक्वल टू क्या है Ne, और यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 हो सकती है। क्या हो सकती है 1 2 3 4 ही होगी, 0 से स्टार्ट कभी नहीं होगा, फ्रैक्शन में कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को फर्दर तोड़ नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन E होगा, तो उसके बाद क्या होगा 2E, उसके बाद 3E, उसके बाद 4E, उसके बाद 5E। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि 40 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं या 50 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो उनके पास चार्ज कितना होगा, 40 इलेक्ट्रॉन के पास 40E चार्ज होगा, अरे एक इलेक्ट्रॉन के पास E है तो 40 के पास कितना 40E। तो E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, E क्या है तुम्हारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और ये कितना वैल्यू होता है बोलो, इट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में, आपको पता है ना ये आया ना, गेटिंग। तो ये आपका वैल्यू रहेगा, और n की वैल्यू यहाँ पे कितने से स्टार्ट होगी तुम्हारी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चार्ज का जो वैल्यू आएगा आपको, अगर आप ऐसे देखेंगे तो चार्ज का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है, चार्ज की वैल्यू क्या आएगी करस्पॉन्डिंगली E, बोलो E 2E 3E 4E एंड सो ऑन। ठीक है, इससे नीचे वैल्यू नहीं हो सकती है, वैल्यू इससे टूट नहीं सकती है, E/2 फ्रैक्शन में कभी वैल्यू नहीं आएगी। हैव यू गॉट इट, समझे, बेसिक समझा करंट क्या है, बेसिक समझा चार्ज क्या है, हैव यू गॉट इट। ठीक है, समझ लें, बेसिक फंडे से समझ लें, जितना अच्छे से तुम समझोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अटेंशन गाइस, क्वेश्चन की तरफ देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है आपके पास, दिया ये गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पासेस थ्रू ए सेक्शन ऑफ वायर कैरिंग करंट ऑफ 0.7 एम्पियर, कितने इलेक्ट्रॉन पास कर सकते हैं किसी भी वायर से। ठीक है, जिसे करंट कितना पास कर रहे हैं 0.7 एम्पियर पर सेकंड बोला मतलब टाइम इक्वल टू 1 सेकंड दिया है, पर सेकंड बोला मतलब क्या, टाइम इक्वल टू क्या दिया है 1 सेकंड। अगर आपके पास टाइम दिया गया 1 सेकंड, करंट दिया गया 7.7 एम्पियर, तो चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है IT। ठीक है, तो I कितना है तुम्हारे पास 0.7, टाइम कितना है 1, और एज पर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल Q इज इक्वल टू क्या होता है NeB होता है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अभी मैंने बताया ना Q इज इक्वल टू क्या होता है NeB होता है ना, अरे पीछे क्वांटाइजेशन बताया ना, Q इज इक्वल टू क्या है Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम करेंगे, इफ यू सॉल्व बाय दैट वे, तो क्या मिल जाएगा आपको, अगर उस हिसाब से करें n इज इक्वल टू चार्ज किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.7। n की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 0.7 को 7 इंटू 10, 0.7 को एज इट इज रखो, या तो डेसिमल हटा दो, इधर डिवाइड करने के बाद ये 7/16 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो करो
डायरेक्टली 16 का कितना 16 4 जा 64, तो 0.4 कैरी कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, तो 16 4 जा नहीं 16 3 जा 48, तो 0.43 अप्रॉक्स 10 to power -19 शिफ्ट करूं n इज इक्वल टू क्या आएगा, n आएगा तुम्हारा 4.3 इंटू 10 to power बोलो 10 to power क्या आएगा तुम्हारा 10 to power माइनस कितना आएगा तुम्हारा 4.3 इंटू 10 to power कितना आएगा बोलो 19 या 20 बैठेगा ना भाई, डेसिमल इधर बिठा रहा हूं मैं, ठीक है। तो 10 to power 20 इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने लोग सेम आंसर के साथ थे, कोई सेम आंसर के साथ था 0.5 अप्रोक्सीमेशन, हाँ तो अप्रोक्सीमेशन किया ना आप लोगों ने, तो ये 7/16 को क्या अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, सेक्शन का टेबल तो पता ही रहेगा ना, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, जब भी पर सेकंड कभी बोलते हैं तो टाइम इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1 सेकंड की बारे बात हो रही है। बहुत बार यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करता है एग्जाम में, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए राइट इट डाउन। तो रिकॉर्डिंग में बच्चे यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.6 नीचे जाएगा तो ये 10 to power -19 भी नीचे जाएगा, तो 10 to power -19 नीचे जाएगा तो एक और स्टेप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू क्या होगा 0.7 इंटू 10 to power 0.7 एज इट इज रहेगा, ये आपका ऐसा है। और ये डिवाइड में जब जा रहा था तो क्या हो रहा था, ये तुम्हारा 1.6 इंटू 10 to power -19, तो ये -19 ऊपर आएगा, 10 to power -19 ऊपर आएगा तो +19 हो जाएगा, ये थोड़ा यहाँ पे मिसिंग था। तो 10 to power -19 डेसिमल हटाया 0.7 और 1.6 तो 7/16, उसके बाद 7/16 को सॉल्व करेंगे 0.43 आ रहा था, फिर से हम डेसिमल यहाँ पे लेके जाएंगे तो 19 में एक 10 to power यहाँ पे डेसिमल लेके जा रहे हो तो 10 to power -1 आएगा, तो 4.3 में से एक प्लेस आप पीछे आ रहे हो तो एक पावर कम कर दो, तो 4.3 10 to power 18 वुड बी योर आंसर। यहाँ पे ये -19 ऊपर जाने का +19 होता है, ये थोड़ा यहाँ पे रह गया था कैलकुलेशन में, ठीक है, तो वो यहाँ पे थोड़ा आपको करेक्शन करना पड़ेगा, ओके। अब मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, ए करंट ऑफ 3.6 एम्पियर फ्लो थ्रू एन ऑटोमोबाइल हेडलाइट, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द हेडलाइट इन 3 आवर। तो आपको करंट दिया गया है, टाइम दिया गया है और पूछा कितने कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, अगर ऐसी बात बोल रहे हैं, करंट वरंट सब कुछ दिया गया है तुम्हारे साथ, देखो क्या है यहाँ पे, अगर आप सिंपल सी बात में समझेंगे इसका, आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला कि ये आपका करंट कितना दिया है 0.6 दिया है 3.6, करंट दिया गया है 3.6 एम्पियर, टाइम दिया गया है तुम्हारे पास क्या है कितना 3 आवर्स, आर को आपको सेकंड में करना पड़ेगा, आर को सेकंड में करेंगे तो 60 मिनट 60 सेकंड, तो दिस विल बी अराउंड क्या आएगा 6 6 36 36 इंटू 3 10800 सही है, 2 जीरो इसके साथ सेकंड्स आएगा, ओके। तो अब आपको क्या ये चार्ज, आपको क्या चाहिए चार्ज, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा IT, क्या हो जाएगा तुम्हारा IT, I कितने तुम्हारे पास करंट 3.6 और T कितना है 10800, शिफ्ट द डेसिमल, तो 36 इंटू क्या होगा तुम्हारा 1080 आएगा, मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज आंसर 39600, ओके। सो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, चार्ज इन अ कूलम। कितने लोगों का सेम आंसर मैच हुआ है, ये तो 10 स्टैंडर्ड का ही बेसिक क्वेश्चन था, यहाँ पे तो किसी को रॉन्ग होने के कोई चांसेस होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो दैट वुड बी आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, गेटिंग। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, सिंपल सा बेसिक सा, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, ए करंट ऑफ 7.5 एम्पियर इज मेंटेन इन अ वायर फॉर 45 सेकंड, इन दिस टाइम हाउ मच चार्ज एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द वायर, ओके। तो ये आप बनाइए, कितना चार्ज और कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वायर से, बताइए। नाउ पे अटेंशन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे दिया गया आपके पास क्या है, करंट 7.5 एम्पियर है, टाइम 45 सेकंड है, आपको निकालना है चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत इजी हो गया, सब डेटा दिया ही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 45 सेकंड, ठीक है, और चार्ज कितना, करंट कितना दिया है 7.5 एम्पियर, सही है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा IT, Q इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा IT, दैट इज I इंटू T एज इट इज। I कितना दिया तुम्हारे पास 7.5, टाइम दिया 45 सेकंड, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 337.5, बराबर है कूलम। अब आपको पता है ये तो चार्ज की वैल्यू हो गई, आपको चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, Q इज इक्वल टू किसे निकालेंगे, Ni। Q इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, Ni दैट इज इक्वल टू 337.5। अब आपके पास क्या है, N निकालना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 337.5। उस फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, समथिंग यू विल गेट, ये आप डिवाइड कर लो, आप यहाँ पे डिवाइड कर लो, तो N की वैल्यू आएगी आपके पास 337.5 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के ऊपर क्या हो जाएगा, -19 एच रहेगा, ऊपर जाने का 19 प्लस हो जाएगा, डेसिमल हटा दो, 3375 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू प्लस 19, -19 ऊपर जाने के बाद क्या हो गया तुम्हारा प्लस 19 हो गया। डिवाइड करो कितना आ रहा है, 16 के 15 भी कर सकते हो, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 16 टू 32 हो रहा है, बचा कैरी कितना 1, 16 1 क्या आ रहा है तुम्हारा 16 आ रहा है, बचा कितना तुम्हारा 1, तो ये क्या आएगा तुम्हारा डेसिमल लग जाएगा, अब क्या लग जाएगा डेसिमल, तो क्या होगा 105, चलो 5 से 16 6 96 इतना तक जाएगा 10⁻21.6 अप्रोक्स नहीं बोलेंगे, एग्जैक्ट है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन 16 टू 32 कैरी क्या हो गया था 1, 17 बचा, 16 1 जा 16 बचा कितना 15, अब एक और डेसिमल लगेगा, यहाँ पे एक जीरो लगेगा, ये जो मिसिंग हो रहा है 210.6, ठीक है ना, क्योंकि हमने दो एक साथ ही लिए थे, तो ये आपका यहाँ पे बनेगा, दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। अगर आपको और शिफ्ट करना है डेसिमल प्लेस तो आगे शिफ्ट करके 10⁻21 में लिख सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, एनी होगा उसको, ठीक है। गेटिंग, सबको समझा कैसे बनाया, सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, Q इज इक्वल टू एनी के फॉर्मेट में, ठीक है, तो ये आपको नॉन होना चाहिए। देखो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन भी बन जाने चाहिए, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है, तब तक आप ये बेसिक क्वेश्चन पे तो फंबल नहीं करना चाहिए एटलीस्ट, है ना, बेसिक क्वेश्चन तो जमना चाहिए सबको। क्लैरिटी आ रही है सबको यहाँ पे तक, इट क्लियर? हाँ, अगर आपको इतना क्लियर है तो अब आप क्या करेंगे, आगे बात करेंगे, आगे क्या करेंगे अभी देखो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग क्या दिया है, इन अ बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर विद द स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड द करंट आई इन द ऑर्बिट। तो ये आप चलो आप लगाइए दिमाग, फिर मैं बताता हूँ, आप पे अटेंशन हियर। अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसकी आपको रेडियस की यहाँ पे बात की है 5.3 इंटू 10⁻11 है, और कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं 2.2 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। पूछा है फ्रीक्वेंसी एंड द करंट निकालने ऑर्बिट का। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें कंसेप्ट तो पता होने चाहिए कम से कम, ये थोड़ी हर बार क्वेश्चन सिर्फ इसी से बनेगा कि आपको फॉर्मूला क्या पता है, कंसेप्ट भी एक चीज होती है। ये ऐसी बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द हाइड्रोजन एटम, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसका कुछ तो रेडियस रहेगा, ठीक है, तो वो रेडियस के हिसाब से हम ये बात करेंगे ना, पे टेंशन। यहाँ पे जो रेडियस है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट आपको दिया गया है, ओके। अब एक चीज समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम में तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, रेडियस कितना दिया उसका बोलो, 5 पॉइंट कितना था, 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर में, है ना, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था 2.2 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक चीज वेरी सिंपली आप समझिए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोई भी चीज यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पोजीशन ए है, स्टार्ट पोजीशन क्या है, ए है, पूरा सर्कल में घूम के वापस ए पे आएगा, सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। जब ये आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, एंड क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी एंड करंट। तो देखो हमें क्या पता है, स्पीड क्या होता है तुम्हारा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है तुम्हारा, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है तुम्हारा, टाइम। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। अब जब पीरियडिक टाइम होगा, व्हाट इज पीरियडिक टाइम, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो जब ये ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आएगा तो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सरकमफ्रेंस, दैट इज 2πr। तो क्या होगा ये तुम्हारा 2πr, और टाइम क्या होगा तुम्हारा, उसमें पीरियडिक टाइम t बनेगा। समझे मेरी बात को? तो अगर ऐसे बात होगी, अगर पीरियडिक टाइम t बनेगा, ऐसी बात अगर होगी, उस केस में क्या देखने को मिलेगा आपको, सी इसको रीअरेंज करो,
तो क्या करो तुम्हारा t इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ये 2 पाई r अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा v। ये टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड के उल्टा क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी f इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा v अपॉन क्या होगा तुम्हारा 2 पाई r। सही है, हाँ तो फ्रीक्वेंसी आ गया। अब फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास आ चुका है तो फ्रीक्वेंसी क्या है तुम्हारा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा v कितना दिया है तुम्हारे पास 2.2 इंटू 10⁻6 2 पाई, आई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो ये होगा 6.28 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा r की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 5.3 इंटू क्या है 10⁻11। सही है ना। हाँ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर नाउ। अब आपको क्या समझना है, अगर इधर तक आप अगर पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ये आपका आ जाएगा 1.1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3.14। ओके नाउ ये 5.3 ये 1.1, ठीक है। और कुछ डेसिमल ये ऊपर ले लिख सकते हैं हम, और कुछ कट रहा है ऊपर क्या होगा 11 हो जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा बोलो 10⁻17, ठीक है सही ना। 11 + 6 और नीचे क्या बचा तुम्हारा 3.14 और ये क्या है तुम्हारा 53, कितना बचा 53, अप्रोक्सीमेटली 11 5 55, अप्रोक्सीमेटली 11 5 55। मल्टीप्लाई करो इसको अब, तो 10⁻17 ऊपर बैठा हुआ है, ये 5 4 जा 20 कैरी 2 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 5 3 जा 15, 15.7 है, कितना है ये 15.7। 15.7 का अप्रोक्सीमेट कर लो, क्या कर लो इसको 1.6 ले लो, 15.7 का अप्रोक्सीमेट कर लो, कितना करेंगे 1/16, क्या कर लो 15.7 क्या होगा अप्रोक्सीमेट करके 1/16 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा तुम्हारा 17, ठीक है सही है। तो 10⁻17 को 10⁻17 के 2 जीरो इसको दे दो, ये 100 हो जाएगा, और 17 के से 2 डेसिमल कम करवाओ तो क्या हो जाएगा ये 15। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, डेसिमल लगाने से अच्छा इसके 2 जीरो इधर दे दो, इजी डिवीजन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 6 96, ठीक है। तो 16 6 96 पॉइंट, उसका 4 16 2 32 और 8 बचा, 16 5 80, तो 6.25 इंटू 10⁻15 अप्रोक्सीमेटली ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी हर्ट्ज में। ओके वी गॉट इट, समझा गया। अब आपको ये तो निकल गया, अब क्या निकालना था, अब निकालना था करंट, ठीक है। अब करंट कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, Q इक्वल टू क्या है IT। अब Q यहाँ पे क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम के अराउंड एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो क्या होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज E, दैट इज इक्वल टू I। तुम्हें निकालना है, टाइम पीरियड तुम्हें पता नहीं है पर फ्रीक्वेंसी तो पता है ना, तो एक पीरियडिक टाइम है ना, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या है 1/f, ऐसा ही है ना। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या है 1/f, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा E इंटू एफ हो जाएगा। बोलो सही है, तो क्या हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, I इक्वल टू क्या होगा E इंटू एफ। I कितने 1.6 इंटू 10⁻19 और F कितना फ्रीक्वेंसी 6.25 इंटू 10 क्या 15, सही है। चलो मल्टीप्लाई करने वाली बात अब तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा ये, अगर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर इट विल बी -19 और ये 15 कितना -19 और ये 15 कितना 10⁻4, ठीक है। ये लिख लो आप यहाँ पे इंटू कितना 16 5 80, 16 5 80। देखो ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा आई थिंक सो, डिवाइड करके 6.25 तो 6.25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 तो आएगा, हाँ या ना, समझते हैं ना इतना मैथ्स तो, हाँ ये तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो 100 मतलब कितना 10 स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी आएगी 10⁻2, कितनी आएगी 10⁻2, 6.25 10 आएगा क्या 100 आ रहा है, डेसिमल में 10 आ रहा है क्या, कितना डेसिमल है यहाँ पे, अच्छा एक और डेसिमल 1.6 का भी है, ओके ठीक है 10 आ रहा है, ओके 10 आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है 10⁻3, कितना आ रहा है तुम्हारा 10⁻3 या क्या आएगा तुम्हारा ये 0.001, क्या हो जाएगा ये तुम्हारा 0.001 एम्पियर। समझा क्या, एक क्वेश्चन में अलग क्या था, एक क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट पे था, ठीक है। जिसको कंसेप्ट पकड़ा, जिसको नहीं कंसेप्ट समझ में आया रहेगा कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन का जो बेस लग रहा है, ठीक है, वहां पे भी देखो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है चार्ज, तो चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो वो कंसेप्ट से ये कंसेप्ट बनता है, इस हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए। तो नाउ पे अटेंशन गाइस, क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, yeah, a current through a wire is dependent upon time as I equal to 10 + 40. Here I is in ampere and T is in second. Find a charge cross through the section in a time interval between 0 to 10 seconds. अभी आपको पता है ये केस नंबर 2 में जा रहा है,
इक्वेशन क्या है इसका, बताइए इक्वेशन क्या है। इक्वेशन आई इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, हाँ आई इज इक्वल टू 10 + 40 ना, आई इज इक्वल टू 10 + 40। अगर आप आई इक्वल टू 10 + 40 है तो क्यू आपको अगर निकालना है चार्ज, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है ये तुम्हारा, ये क्या होगा तुम्हारा आई इंटू क्या होगा तुम्हारा dt, और यहाँ पे आपका क्या दिया है 0 से लेकर कितना टाइम है तुम्हारा 10 सेकेंड, टाइम का रेंज ये बोला है। तो 10 + 40 ये आई हो गया, ठीक है, इंटू क्या कर रहे dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना आना चाहिए, मेन क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन सिंपल से सॉल्व करना आना चाहिए। जिसको इंटीग्रेशन सॉल्व करना आएगा वही बच्चा कर पाएगा यहाँ पे आगे, क्लियर। अगर आप ये करेंगे 10 को क्या करो तुम्हारा dt को अंदर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन भी अंदर ले लो, तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा 0 to 10, बोलो 0 to 10 10 इंटू dt प्लस क्या होगा 0 to 10 40, बोलो 40 dt, सही है। 10 बाहर ले लो, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा तुम्हारा t, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, इसकी लिमिट क्या है 0 से लेकर कितना है तुम्हारा 10, प्लस यहाँ पे क्या होगा 4 तो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्सेस टू n, n+1 अपॉन n+1, तो t 1 + 1 कितना 2, तो t² बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, कौन सा इंटीग्रेशन यूज किया सिंस एक्सेस टू n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है n+1 अपॉन n+1, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2 अपॉन 2, ये भी लिमिट जो है वो किधर से इधर है 0 से लेकर 10, ये किसके लिमिट है t के, किसके लिमिट है ये t के लिमिट की बात चल रही है। तो क्या करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट t की जगह क्या है तुम्हारा 10 माइनस लोअर लिमिट क्या है तुम्हारा 0, प्लस 2 2 = 4, ये तो कट हो गया, तो 2 एज इट इज है, अपर लिमिट क्या है तुम्हारा t की जगह कितना है 10, तो t का स्क्वायर का मतलब क्या 10 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा 10 × 10 कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, क्योंकि 10 - 0 10, 10 × 10 100, प्लस 2 × 10 स्क्वायर कितना 100, 100 - 0 100 ओनली, तो 2 × 100 तो कितना 2 × 100 200, प्लस 100 कितना आएगा तुम्हारा 300, तो चार्ज कितना आएगा तुम्हारा 300 कूलम। कितने लोग सेम आंसर के साथ थे, ओके चलो अच्छी बात है। यहाँ पे चार्ज आपका कितना आएगा तुम्हारा 300 कूलम के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ बड़ी बात नहीं है, इंटीग्रेशन अगर रॉन्ग हुआ रहेगा तो कभी आंसर सही आ ही नहीं सकता, इसलिए इंटीग्रेशन ऐसे सॉल्व होती है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से पता होना चाहिए जिससे आपको एक क्लियरिटी रहे, ठीक है। चलो आप टेंशन गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको क्या समझना है, दिया क्या है द करंट इन वायर कैरी वेरीज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन I = 3 + 2t, ये एम्पियर यूनिट दिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना है, और ये एम्पियर पर सेकंड यूनिट दिया है ना। क्या बोला है हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पास अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द वायर इन द टाइम इंटरवल ऑफ 0 से लेकर 4 सेकंड। दूसरा व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल, ओके। अब आपके पास यहाँ पे आई की जो इक्वेशन दी इस केस में, आई का जो इक्वेशन दिया है केस में वो आएगा आपका आई इज इक्वल टू, बोलिए आई इक्वल टू क्या दिया है 3 दिया था ना, 3 + 2t दिया है। अब आपको क्यों चाहिए, क्यों, तो इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा आई इंटू क्या होगा तुम्हारा dt, इंटीग्रेशन ऑफ आई क्या है तुम्हारा 3 + 2t और इंटू dt। यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया 0 to 4, कितना दिया है 0 to 4, इंटीग्रेट कीजिए, ये पहले dt को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 0 × 4 3 dt प्लस क्या होगा तुम्हारा 0 × 4 2t dt, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है सिंपल सी भाषा में, देखिए क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा तुम्हारा t, 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बोलो t का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा t dt का क्या हो t² / 2 हो जाएगा, सही बात है। मैं एक साथ ही अभी लिमिट लिख रहा हूँ, एक ही बात है, तुम अलग अलग लिखो, एक साथ ही लिखो। t = 0 से लेकर कितना तक लिमिट है 4, अब यहाँ पे 2 2 = 4 ही कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, अपर लिमिट क्या है 3 × t की वैल्यू कितनी होगी 4 प्लस t की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4² दैट इज 16, ये अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट सब क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि t 3 × 0 0, t² 0 सब 0 हो जाएगा,
4 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 12, 12 प्लस 16 क्यू, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 28 कूलम, कितना आएगा 28 कूलम आएगा। तो क्यू का जो वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए 28 कूलम ना। अगर आपका क्यू 28 कूलम है तो आपको क्या चाहिए एवरेज, क्या चाहिए तुम्हें एवरेज, क्या चाहिए करंट। इस इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा क्यू बाई टी, क्या होता है तुम्हारा आई इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा क्यू बाई टी। तो उस केस में आपने चार्ज तो निकाल के रखा है कि 0 से लेकर 4 सेकंड में चार्ज कितना जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आई इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी आपकी 28 और टाइम इंटरवल कितना है 4, तो 7 4 कितना 28, तो कितना आएगा ये 7 एम्पियर, कितना आएगा तुम्हारा ये 7 एम्पियर आएगा। ठीक है, कितने लोग सेम आंसर के साथ थे, चलिए बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, सिर्फ कंसेप्चुअली अगर आपने बिठा दिया तो बन जाएगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए now guys pay attention to the question। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये था, क्वेश्चन ये क्या बोला गया है, ए करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर डिक्रीजेस लिनियरली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 4 सेकेंड, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन अ गिवन टाइम इंटरवल। अगर आपको ये बोले कि 10 एम्पियर से ये 0 एम्पियर बन जाते हैं लिनियरली कितने सेकंड में 4 सेकंड में। आप एक ग्राफ बनाइए, ये आपका करंट वर्सेस टाइम का कर्व रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए 10 एम्पियर है और इधर से लिनियरली डिक्रीज करके 0 बन रहा है, तो ग्राफ कुछ तो ऐसा आया रहेगा। ठीक है, तो ये 10, ये आपका 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, ये 0 सेकंड और ये कितने तक हो रहा है, ये 4 सेकंड तक हो रहा है। ठीक है, अब आपको चार्ज निकालना है, तो ग्राफिकल एनालिसिस के मैंने क्या बोला है, चार्ज क्या होता है एरिया अंडर द कर्व, क्या होता है तुम्हारा ये एरिया अंडर द कर्व आता है। तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व ये जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा तुम्हारा एरिया, क्या है इसका बोलो, क्या है ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे ये पी पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट को क्या मान लीजिए क्यू, तो पी ओ क्यू क्या है तुम्हारा ट्रायंगल है। एरिया अंडर आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व क्या होगा, आई टी कर्व वो होगा आपका चार्ज दैट इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 0 से लेकर 4 मतलब 4 है, और हाइट कितनी है 10, तो कितना आएगा तुम्हारा 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 कूलम, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा बन जाएगा। कितने लोगों का 20 कूलम है, 2 से 3 लोग। ठीक है, तो भी फ्रैंक यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं। ठीक है, वो क्यू इक्वल टू आई टी करके 40 कर देंगे, तो आपने स्टेटमेंट नहीं सुना, उसने बोला कि जो करंट है वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ के बारे में बता रहा है, ग्राफ के बारे में मैंने बताया था ना कि केस तीसरा केस आई थिंक सो, ये जब भी आपको ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर कर्व निकालना है, क्या निकालना है एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो आप एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यू कैसे पुट करनी है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए।